एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। चलिए आज हम लोग अपना बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को पूरा खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी डिजीज को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है? सबसे पहले तो हमें उसको अर्ली स्टेज में पता चल जाना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस की मतलब पहले ही पहले पहला पहला पहली पहली डिजीज हुई है, स्टार्टिंग के डेज हैं डिजीज के कुछ, और हमें उसके बारे में पता चल गया। और दूसरी बात, हमें उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। पैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अ डिजीज। किसी भी डिजीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। और फिजियोलॉजी क्या होता है? कि ह्यूमन बॉडी हमारी कैसे काम करती है, इस चीज की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एक्सेट्रा, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब कौन सी टेक्निक जो है जिनसे अर्ली डिटेक्शन, डिजीज को शुरुआती दिनों में पता नहीं लगाया जा सकता, कौन सी टेक्निक है? कन्वेंशनल मेथड। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? यूरिन और सीरम एनालिसिस। सीरम ब्लड में प्रेजेंट होता है और यूरिन हमारे शरीर में बनता है आगे और निकल जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अर्ली डायग्नोसिस कौन सी टेक्निक से पता लगाया जा सकता है? तो आपको पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एलिसा हो गई और पीसीआर, ये तीन होती हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनसे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किसी भी डिजीज का। आगे, presence of pathogen, bacteria, virus, etc. is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. तो ज्यादातर केसेस में हमें डिजीज का पता तब चलता है जब हमें उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन तब तक जो बैक्टीरिया या फंजाई जिसकी वजह से वो सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बॉडी में पहले ही बढ़ चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ, तब उसे पता लगा कि उसे फीवर है, लेकिन जब तक उसे पता चला कि उसे फीवर है तब तक बैक्टीरिया जिस उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो वायरल फीवर हुआ था, वायरस जो उसके अंदर गया था, उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। However, very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptom of the disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by पीसीआर। देखिए हमारी दिक्कत क्या है, अर्ली डिटेक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जिस भी बैक्टीरिया या वायरस ने हमें इन्फेक्ट किया है उसका न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में इस टाइम पे बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे? पीसीआर से निकालेंगे उसे और उसके उसी न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर देंगे, काफी ज्यादा बना देंगे। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पीसीआर की 30 साइकिल्स के बाद हमें 1 बिलियन कॉपीज मिल जाती हैं उसी जीन की जिसको हमने कॉपी करने के लिए डाला था। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए? पीसीआर कैसे डिटेक्ट कर लेता है बहुत कम अमाउंट ऑफ डीएनए? तो वो ऐसे ही इसीलिए डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि वो एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करता है और उसी को एम्पलीफाई कर देता है। PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient. It is being used to detect mutation in genes in suspected cancer patients too. तो फिर ये एड्स में हमें HIV को ढूंढने में मदद करता है। एड्स पेशेंट में कि HIV है अभी इस टाइम कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, अगर है, ये पता लगाने में मदद करता है। और कैंसर में भी ये हमारी मदद करता है। इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो पीसीआर का है उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? एड्स वाले पेशेंट्स में होता है इसका यूज, कैंसर पेशेंट्स में होता है और पेशेंट्स विद जेनेटिक डिसऑर्डर। आगे क्या लिखा है? अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इट्स complementary DNA in a clone of cells followed by the detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have the complementarity with the mutated gene. फॉर एग्जाम्पल इसी बात को समझते हैं। ये हमारे पास जीन है, इसमें म्यूटेशन हो रखा है, अब हमें कंफर्म करना है कि इसमें म्यूटेशन है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से या डीएनए से, जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो हमने इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराई, लेकिन सपोज मान लीजिए इसमें जो एडिनाइन है उसमें म्यूटेशन हुआ है। अब वो म्यूटेशन के बाद एडिनाइन नहीं रह गया है, कुछ और बन चुका है, तो वो थायमाइन से बेस पेयरिंग करेगा? नहीं करेगा।
तो हमने क्या किया, इसको रेडियो एक्टिव प्रोब क्या होता है, इसकी बस ये समझ लीजिए सिंपल डीएनए है, बस इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी में डालेंगे तो ये जो है चमकते हुए हमें दिखाई देने लग जाएंगे फोटोग्राफिक फिल्म पे। तो ये हमारे पास जीन है, इसमें हमारे पास म्यूटेटेड एडिनाइन है, जो कि अब एडिनाइन नहीं रहा, पहले सिंपल एडिनाइन था, अब म्यूटेट होके कुछ और ही बन चुका है। ये हम लाए प्रोब यहाँ से, ये रेडियो एक्टिव, तो ये यहाँ पे बेस पेयरिंग करेगा सारे में, लेकिन इस वाले के साथ जो है बीच में जो हमारे पास म्यूटेटेड एडिनाइन है उसके साथ बेस पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और जब फोटोग्राफिक फिल्म में डालेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे ना, तो वो जगह खाली रह जाएगी हमारी। प्रोब छोटे छोटे, अब आरएनए तो लॉन्ग वाला आरएनए नहीं आते, प्रोब मतलब छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स लाएंगे हम। तो जहाँ पे जगह छूटी होगी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है बेस पेयरिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमारा जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बेस है वो खराब है, तो या तो न्यूक्लियोटाइड एक बेस खराब होगा या काफी सारे बेस खराब होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई पूरे जीन में म्यूटेशन है, कहीं न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन है, ये बात है। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एलिसा किस पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। देखिए जुकाम होता है, उस टाइम अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि डब्ल्यूबीसी काउंट आपके शरीर में बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि इस टाइम आपको जुकाम है, डब्ल्यूबीसी की शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो उस पैथोजन को हटा सके जिसकी वजह से हमें जुकाम हुआ है। वैसे ही है एंटीजन, प्रोटीन्स भी कुछ अलग तरीके, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो प्रोटीन्स की वो भी डिफरेंट हो जाएगी बॉडी के अंदर, थोड़ी सी कंपोजिशन, प्रोटीन्स अलग अलग, और नए प्रोटीन्स आपको थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिल जाएंगे जब किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होगा या कोई बैक्टीरिया या पैथोजन आपके अंदर आएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट हैव had their DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animals। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वही होते हैं जिनका जीन को हम मैनिपुलेट करते हैं, जिनके जीन को हम कंट्रोल करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट बना के हमें दें। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस। अब ये सारे एनिमल्स के एग्जांपल हैं, इन सबको हम बना चुके हैं। ऑल्दो 95% ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। तो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो कौन है भैया, चूहे। वाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस, हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन। तो हम इन एनिमल्स को क्यों बनाते हैं, इसका जवाब आगे दे रखा है एनसीईआरटी ने। हाउ कैन मैन, इंसान को कैसे बेनिफिट होगा, अब भाई हम आगे चलेंगे, आप पढ़ेंगे कि एक, चलिए आगे ही पढ़ते हैं फिर ही पता चल जाएगा आपको। नॉर्मल, लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ the study of how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कैसे जीन जो हम डाल रहे हैं वो अफेक्ट कर सकता है एनिमल के नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी और उसके डेवलपमेंट पे। हमने कोई जीन डाला और उसका डेवलपमेंट बंद हो गया एनिमल का, तो वो जीन डालना बेकार है ना, इसीलिए इसकी स्टडी कर सकते हैं हम। दैट इज स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ये एक एग्जाम्पल है। by introduction genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effects that result, information is obtained about the biological role of the factor in the body। इसमें एक एग्जांपल से समझाया गया है कि हमने लिया है ग्रोथ फैक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, और उसमें हमने लिया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल पे। तो अब हम उस एनिमल पे ये स्टडी करेंगे कि किसी और एनिमल का वही जीन जिस जो ग्रोथ फैक्टर बनाता है, अगर हम उस जीन को इस एनिमल के अंदर डालेंगे तो उस जीन का इस एनिमल पे क्या इफेक्ट होगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। हम लोग डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं कैसे, कि एक एनिमल के अंदर जो जीन है वो प्रोटीन बना रहा है तो कम बना रहा है या बना ही नहीं रहा, इस चीज की भी हम स्टडी कर सकते हैं कि
प्रोटीन बनाएगा तो एनिमल के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, नहीं बनाएगा तो भी असर पड़ेगा। दीज आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड। हम लोग ने इसके काफी सारे मॉडल्स भी तैयार कर रखे हैं ताकि हम लोग इसके ह्यूमन स्टडी भी कर सकें और नए नए ट्रीटमेंट को भी निकाल सकें। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जीमर। इन सारी डिजीज के काफी सारे ह्यूमन मॉडल्स हैं जिनको पढ़ के हमें उस डिजीज के ट्रीटमेंट की जानकारी मिल सकती है। आगे, biological products, medicines required to treat certain human disease can contain biological products, but such products are often expensive to make। देखिए, मेडिसिन जो होती हैं ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उनमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बनाने के लिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन्स विच कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। देखिए, किसी इंसान को कोई हुई है डिजीज, हमें उसे ठीक करना है और वो ठीक होगी किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से जिसको बनाना काफी ज्यादा हमें महंगा पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक एनिमल लिया, उसके अंदर अपना वही डीएनए वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लगा दी, अब वो ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया। अब वो प्रोडक्ट हमें बना के दे रहा है और उससे हम इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसे हमारा काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा इससे। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, एम्फाइसीमा को ठीक कर देता है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट्स ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। तो इन दोनों को भी हमने ठीक किया। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड human protein enriched milk 2.4 grams per liter. The milk contained the human alpha lactalbumin and was nutritionally a more balanced protein for human babies than natural cow milk। तो भाई हमने काव के ऊपर किया, रोजी काव का नाम था, 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव थी जिसके दूध में लैक्टा एल्बुमिन प्रोटीन था और वो बेबीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल था एज कम्पेयर टू काउ मिल्क। चलिए आगे देखते हैं। वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। तो किसी भी वैक्सीन को ह्यूमन पे टेस्ट करने से पहले किस पे टेस्ट की जाती है, माउस पे, जो कि 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। इससे हमने पोलियो वैक्सीन भी चेक करी है। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ monkeys टू टेस्ट they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine। अगर हमारे लिए ये सही है और रिलायबल है तो हम लोग, भाई सीधी सी बात है, बंदर की जगह चूहे पे टेस्ट करेंगे। छोटा सा एनिमल है, आसानी से पल जाएगा, खाना भी कम खाएगा, सीधी सी बात है, पालना आसान है उसको। आगे, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। टेस्टिंग तो टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग क्या होता है, द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। कि हम लोग केमिकल्स की सेफ्टी को टेस्ट कर सकते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी की कितना जहरीला है ये पता लगा सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखिए, नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल जो कि सिंपल सा नेचुरल एनिमल है, उसके अंदर हम वो वाला जीन डाल देंगे जो कि सेंसिटिव है हमारी किसी केमिकल को लेके, फिर हम उस केमिकल को जबरदस्ती उस एनिमल को देंगे ये पता लगाने के लिए कि उस केमिकल का उस जीन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या उस एनिमल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड देन इफेक्ट स्टडी, और फिर उसके इफेक्ट को स्टडी किया जाएगा। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। तो इससे हमें कम समय के अंदर ज्यादा रिजल्ट आएंगे। और कुल मिला के हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं किस लिए, ताकि इंसान का भला हो सके और वो इंसान का भला हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज क्या होता है कि अब क्या क्या इश्यूज हमें झेलने पड़ रहे हैं। इथिक मतलब मोरल्स, एथिक्स आपने सुना होगा कि ये सिद्धांतवादी आदमी है, बड़ा एथिकल आदमी है।
तो आगे, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। अब देखिए, इंसान ने बंदूक बनाई अपनी प्रोटेक्शन के लिए, इस्तेमाल आतंकवादी भी कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, तो रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है इन सभी चीजों का। अब हर कोई आदमी अगर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ खतरनाक चीज बनाने लग गया तो दुनिया का तो सर्वनाश हो जाएगा भाई। इसलिए some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms। तो हमें इसको रेगुलेट करना जरूरी है, वरना ये हार्म भी कर सकता है इंसान को। गोइंग beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is also important। अब एक हमें कुछ ऐसा लिमिट सेट करनी होगी कि उसके आगे कोई इंसान, सीधी सी बात है, ना जाए। ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी। अगर कोई इंसान ने कुछ ऐसा बना दिया कि वो डिस्ट्रक्शन कर दे पूरे देश में, तो वो बायोटेक्नोलॉजी स्वीकार नहीं करेगा, सीधी सी बात है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म। आपने एक ऐसा एनिमल बनाया जिसको आपने, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक साइंटिस्ट है, पागल साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसा कीड़ा बनाया कि भाई अब ना उस पे पेस्टिसाइड का असर, ना इंसेक्टिसाइड का असर, जो प्रिडेटर उसे मारता था उसको, उससे भी कोई खतरा नहीं रहा। अब उसको अगर इकोसिस्टम में डाल दिया तो वो एनर्जी फ्लो को रोक देगा। जब वो मरेगा तभी तो आगे वाले को एनर्जी मिलेगी, उसी से तो आगे वाले को एनर्जी मिलेगी। अब उसने पूरे एनर्जी फ्लो को रोक दिया, इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। Therefore, the Indian government has set up organizations such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions regarding the validity of genetically modified research and the safety of introducing genetically modified organism for the public services। तो भाई, भारत सरकार ने क्या किया, जीईएसी बनाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसका काम क्या है कि आपने जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके एनिमल बनाए हैं उसको अप्रूव करेगा और ये बताएगा कि ये पब्लिक सर्विसेज में हम इसे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, इसके ऊपर वो डिसीजन देगा। द मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एट फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जांपल हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम। अब इस बात को समझिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने मॉडिफिकेशन किया है उससे हमें पेटेंट ग्रांट करने में भी दिक्कत खड़ी हो गई। पेटेंट ग्रांट मतलब कंप्लीट राइट ऑन इन्वेंशन। जैसे इस पे मेरा पेटेंट है, इस पे मेरा पूरा राइट है, इस पे मेरा पूरा कंट्रोल है, ये बात है कहने का मतलब। आगे, there is growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technology that make use of the genetic material, plants, and other biological resources that have long been identified, developed, and used by the farmers and indigenous people of a specific region country। भाई, सीधी सी बात, इसमें कहा गया है अब लोग भड़कते जा रहे हैं। क्यों भड़कते जा रहे हैं? मैं, फॉर एग्जांपल, मैं एक कंट्री हूँ, वो मैं एक कंपनी हूँ, और मैंने एक चावल की वैरायटी है उस पर अधिकार ले लिया कि भाई ये चावल मेरा है, क्योंकि मैंने पहले पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया, सरकार ने मुझे पेटेंट दे दिया। लेकिन लोग क्यों भड़क रहे हैं? लोग इसलिए भड़क रहे हैं कि भाई जिसको अब मैंने पेटेंट राइट के लिए अप्लाई किया है वो तो काफी सालों से, और इंसान और जो किसान है और जो खेती बाड़ी करने वाले हैं वो काफी टाइम से उसे यूज करते आ रहे हैं, तो मैंने तो उनका अधिकार ले लिया एक तरीके से। इस चीज पे पब्लिक एंगर बढ़ता जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री। की एशिया में हजारों सालों से पहले भी देखोगे तब भी चावल जो था वो प्रेजेंट था। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। इंडिया में राइस की कितनी वेराइटीज हैं? 2 लाख वेराइटीज हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और कितने कितने तरीके के चावल हमारे भारत देश में मिलेंगे, वो काफी ज्यादा, मतलब पूरे देश में देखेंगे तो हमारे देश में काफी ज्यादा वैरायटी आपको मिल जाएगी चावल की। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इज यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। एरोमा मतलब सुगंध और उसके स्वाद के लिए,
and 27 documented varieties of बासमती are grown in India। बासमती में भी 27 वैरायटी जो है वो इंडिया में ही उगाई जाती है। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, फोल्कलोर एंड पोइट्री। अगर आप एंशियंट टेक्स्ट, कथाएं और पोइट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि बासमती का वर्णन किया गया है। एज इट हैज बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज, क्योंकि ये काफी टाइम से उगाया जा रहा है भैया। In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office। तो एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में इसके राइट्स ले लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अप्लाई कर दिया वहां पे पहले। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रोड। इसकी वजह से वो लोग बासमती की एक नई वैरायटी यूएस और अब्रोड में सेल करने लगे। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर वैरायटीज। लेकिन जो अमेरिका ने न्यू वैरायटी ऑफ बासमती बनाई थी वो कहाँ से आई थी? अपने भारत देश से भाई। इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी डार्क वैरायटीज। इंडियन बासमती को सेमी डार्क वैरायटी के साथ क्रॉस कर दिया था। एंड क्लेम्ड एज अ इन्वेंशन, और कह दिया कि भाई ये हमारा नया इन्वेंशन है। बल्कि असलियत में वो कहाँ से आया था? भारत से ही आया था। भारत से बासमती को सेमी डार्क के साथ मिला के उन्होंने अपना इन्वेंशन बता दिया। द पेटेंट एक्सटेंड टू अ फंक्शनल equivalent implying that the other people selling basmati rice could be restricted by the patent। अब उनको उसके ऊपर पूर्ण अधिकार दे दिया था कि भाई ये तुमने इन्वेंशन किया है तो इसके ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तो उनके पास एक्चुअली में ये अधिकार भी आ चुका था कि जो भी इंसान अब बासमती बेचे वो उनकी परमिशन से ही बेचे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने एक गाना बनाया, टी सीरीज ने अगर गाना बनाया, तो अगर कोई और उसे अपनी यूट्यूब वीडियो में डालना चाहेगा तो वो पहले टी सीरीज से परमिशन लेगा। ये वैसा ही है। बासमती राइस could be restricted by the patent। Several attempts have also been made to patent uses products and processes based on Indian traditional herbal and medicine। अब देखिए, जो अथॉरिटी थी जो अप्रूव करती थी, जो पेटेंट देती थी, वो तो बाद में बनी, लेकिन इस्तेमाल तो चीजें पहले से हो रही थी। आयुर्वेदा के टाइम से हम लोग इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि टर्मरिक हो गया, नीम होगा, आयुर्वेदा में तो इसका खूब वर्णन किया गया है, खूब ज्यादा बताया गया इसके फायदों के बारे में। इफ वी आर नॉट vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries or individuals may encash on our rich legacy and we may not able to do anything about it। अगर ऐसा ही चलता रहा और दूसरी देश बताता रहा कि ये चीज हम लाए हैं, इसका पेटेंट हमने ले लिया, तो हम देखते रह जाएंगे और हमारे पास जो इतनी रिच वैरायटी है वो सब खाली हो जाएगी। फिर हमें अपनी ही चीज का दूसरे से पूछ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके आगे है बायोपायरेसी। Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by MNCs and other organizations without proper authorization from the countries and the people concerned without the compensatory payment। बायोपायरेसी क्या क्या है? किसी से बिना पूछे उसकी चीज का इस्तेमाल करना, बिना उससे पूछे। मतलब जैसे हमने किसी से पूछा कि क्या हम आपकी इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, उसने आपको साइन करके दे दिया कि हाँ आप इसका ऐसे करके यूज कर सकते हैं, इसके बदले में आप मुझे कुछ चार्ज दे दीजिएगा। तो क्या ये पायरेसी? नहीं। लेकिन हम बिना उससे पूछे उसकी प्रॉपर्टी या उसकी किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? पायरेसी। आपने देखा होगा पहले के टाइम में, अब तो सब कुछ नेट से मूवीज डाउनलोड हो जाती है, पायरेटेड सीडीज लोग खरीदते थे, तो बिना उस पिक्चर वाले को पता हुए उस पिक्चर की सीडी बेचते थे लोग, तो वो पायरेसी होती थी। बायोपायरेसी बायोलॉजिकल आइटम्स में पायरेसी, बायोपायरेसी सीधी सी बात है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशंस आर रिच फाइनेंशियली। काफी सारे नेशन जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें हो रखा है, काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो पैसा तो उनके पास खूब ज्यादा है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास नहीं है या बहुत कम है। अब इंडिया में अगर आयुर्वेद देखा जाए तो इंडिया थोड़ी सी इंडस्ट्रियल, यूएस और इंडिया को कंपेयर करते हैं, इंडिया में हालांकि इंडस्ट्रीज यूएस के मुकाबले थोड़ी सी कम होगी, इंडिया थोड़ी सी कम डेवलप्ड होगी। कहने का मतलब मेरा यह है, इंडिया हालांकि थोड़ी कम डेवलप होगी, हालांकि इंडिया के पास कम पैसा होगा, लेकिन फिर भी इंडिया के पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा। यूएस के पास
तो वो उसकी चुन्नू भर भी ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है जितनी इंडिया के पास है। In contrast, the developing and the underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to the bioresources. Bioresources मतलब biological resources जो हैं उसकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन। Traditional knowledge related to the bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज से मॉडर्न एप्लीकेशन बना सकते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज से मॉडर्न एप्लीकेशन कैसे? आज के टाइम पे कोरोना सबसे ज्यादा फैल रहा है, तो लोगों ने क्या कहा, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो सामने कौन है कि भाई गिलोय पियो, नीम पियो, ये सब पियो, इससे इम्यूनिटी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो ये हमें कहाँ से पता चला, गिलोय पियो नीम पियो? ये हमें पता चला अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज से। हालांकि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सामने उसे रामदेव बाबा लाए, लेकिन उनको भी कहाँ से पता चला? उनके दिमाग में पहले से तो नहीं आया कि गिलोय बटी खाएंगे और इंसान ठीक हो जाएगा। उन्होंने जिस आयुर्वेदा से पढ़ा उससे उन्हें पता चला। तो ये आयुर्वेद क्या है? हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारी धरोहर है आयुर्वेदा। तो ये काफी हमारा टाइम भी बचा सकती है, एफर्ट भी बचा सकती है कि हम जंग अब अगर उसी गिलोय को कोई मॉडर्न कंट्री ढूंढने जाए तो वो कैसे ढूंढेगी? पूरे जंगल में हर हर्ब के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसे पता चलेगा कि गिलोय नाम की कोई चीज होती है जिससे इम्यूनिटी हाई रहती है। तो हमने हमने क्या किया, हमने सीधे वेदों में देखा, हमें पता चल गया, तो इससे हमारा टाइम बचा। कहने का मतलब ये, there have been growing realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. वही कंट्रीज ने लॉज बनाए हैं कि कोई उनकी बायो रिसोर्सेज का उनसे बिना पूछे इस्तेमाल ना कर सके, या उनकी बायो रिसोर्सेज का जो इलीगल यूज किया जा रहा है उसको रोक सके। अगर आप तमिल पिक्चर देखते होंगे तो आपको पता होगा लाल चंदन की कितनी ज्यादा खेती करी जाती है तमिल पिक्चरों में। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने काफी सारे वो बना रखे। ये तो खैर एक मजाक था, लेकिन असलियत में जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार ने काफी सारे नियम बनाए हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiatives. इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली सेकंड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज, क्लियर कर दिया है सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन। अब इसके अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं? पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन सबके अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो अब हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर खत्म होता है। बायोटेक्नोलॉजी ने हमें क्या बताया? भारत देश के बारे में बताया। भारत देश हमारा कितना महान है, कितनी सारी वैरायटी है इस देश के अंदर। तो मेरा भारत महान, इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। जय भारत। अरे वीडियो एंड होने वाली थी लेकिन एक चीज रह गई, भारत माता की जय।